साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। जो क्लास आज की है या हिस्ट्री की क्लास है, इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसमें हम इस समय जो इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के पुरास्थल मिले हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कालीबंगा से संबंधित जो हमें साक्ष्य मिले हैं और जो उसकी खोज हुई है उसके उत्खननकर्ता कौन थे, इन तमाम बातों को हम लोगों ने बहुत विस्तृत तरीके से अध्ययन किया था। तो अब देखते हैं आज की जो क्लास होगी, इसमें हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो और महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो आज में इसमें जो पुरास्थल है वह है चहुदड़ो पुरास्थल। यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। अब इसके विषय में देखते हैं। यह स्थित कहाँ है? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। हम आपको मानचित्र के माध्यम से शुरुआत में बताए थे, पूरा बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग किए थे। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देखेंगे YouTube चैनल के तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अब पूरा मानचित्र के थ्रू आपको हम एक एक करके जितने पुरास्थल थे उसको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाए थे। उसमें हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो अफगानिस्तान में पुरास्थल थे उसको समझाया। उसके बाद हम आपको लेके गए थे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। वहाँ पे हमने बताया कि रावी नदी के तट के आसपास या पंजाब प्रांत में जो विभिन्न प्रकार के स्थल मिले हैं उसको हमने आपको समझाया था। उसके बाद आपको हम सिंध प्रांत में लेके गए थे, वहाँ हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको पूरा मानचित्र के माध्यम से समझाया था। तो वहीं से संबंधित एक स्थल है चहुदड़ो, जो सिंध प्रांत में, अगर थोड़ा मानचित्र बना के आपको दिखा दें, जैसे आपका ये है भारत का मानचित्र है, ठीक, यहाँ पे, ठीक। तो आपका ये जो क्षेत्र है यही आपका है सिंधु क्षेत्र, ठीक, यही आपका है सिंधु क्षेत्र। इसी सिंधु क्षेत्र में एक नदी बहती है। सिंधु क्षेत्र में नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। इसी सिंधु नदी के तट पर यह चहुदड़ो जो है, चहुदड़ो स्थल, चहुदड़ो स्थल स्थित है, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा, हमने मानचित्र के माध्यम से आपको समझा दिया। चहुदड़ो पुरास्थल पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत है वहां पे सिंधु नदी बहती है, उसी के तट पर यह चहुदड़ो स्थित है, ठीक। अब देखते हैं ये खोजा कब गया। तो जो चहुदड़ो है इसकी जो खुदाई हुई थी वह 1931 ईस्वी में हुई थी, 1931 में हुई थी। तो जो इसके खोज करता है वह है NG मजूमदार, ठीक। आप समझिए यहाँ पे जो चहुदड़ो पुरास्थल है उसकी जो खोज करता है उनका नाम है NG मजूमदार। इन्होंने 1931 ईस्वी में चहुदड़ो पुरास्थल की खोज की थी, ठीक। अब इसकी खोज हो गई 1931 ईस्वी में। फिर 1935 ईस्वी में आते हैं मैके महोदय। जब उनको पता चला कि मजूमदार महोदय ने सिंध प्रांत में चहुदड़ो नामक पुरास्थल की खोज की है, तो वहां पे जाकर के मैके महोदय 1935 ईस्वी में उसी पुरास्थल की खुदाई करते हैं। और जब खुदाई करेंगे तो मैके महोदय ने एक जो यहाँ पे इनके साक्ष्य मिला उसके आधार पर अर्नेस्ट मैके महोदय ने इसे भारत का सैफील्ड नाम दिया है। उपनाम से जाना है कि यह भारत का सैफील्ड है। परीक्षा में पूछा जाता है कि किस पुरातत्ववेत्ता ने चहुदड़ो को भारत का सैफील्ड कहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए मैके महोदय।
ठीक, अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या क्या है। विशेषता का क्या, यहाँ पे जो हमें साक्ष्य मिला है, साक्ष्य के माध्यम से हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें, विशेष चीजें रही होंगी। ठीक, तो जो साक्ष्य मिला है यहाँ से कि सैंधव सभ्यता का यह औद्योगिक नक्शा मालूम पड़ता है। जैसे उद्योग से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के औजार मिलते हैं, जो विभिन्न प्रकार के यहाँ पे उद्योग को स्थापित करने के लिए या चलाने के लिए जो उपकरण की जरूरत होती है, उन्हीं उपकरणों का साक्ष्य चहुदड़ों से मिला है। ठीक, इसीलिए सैंधव सभ्यता का इसे औद्योगिक शहर कहा गया। ठीक, और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि जो चहुदड़ों है यहाँ पे किलेबंदी नहीं की गई थी। जैसे हमने देखा था, चाहे कालीबंगा की हमने बात की, चाहे हड़प्पा की हमने बात की थी, चाहे मोहनजोदड़ो की बात की थी, ये जितने पुरस्थलों की हमने चर्चा पिछले क्लास में की है, वहाँ पे देखें चाहे पश्चिमी टीला हो या पूर्वी टीला हो, यहाँ पे उसे सुरक्षित रखने के लिए वहाँ के लोगों ने अपने शहर को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ रक्षा प्राचीर बनाए थे। लेकिन जो चहुदड़ो है, ये जो क्षेत्र है, इसे सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार का कोई किलेबंदी नहीं की गई थी। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ से उत्खनन के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण चीजें हमें यहाँ से मिली हैं। ठीक, तो देखते हैं यहाँ से मैके महोदय जब यहाँ पे खुदाई की 1935 ईस्वी में, तो उन्हें यहाँ से गुड़िया मिली है, या जिसे मनके कहा गया। ठीक, यहाँ से उन्हें गुड़िया मनके बनाने का कारखाना मिला है। ठीक, और जो भट्ठी पे वहाँ पे सब कुछ गर्म करके बनाया जाता था, ठीक, वो भट्ठी भी इन्होंने खोजा है। आपको ध्यान देना है, मैके महोदय ने चहुदड़ों से मनके बनाने के कारखाने को खोजा है। ठीक, अब देखते हैं और क्या क्या मिला है। दूसरे बिंदु की चर्चा करेंगे तो चहुदड़ों से महिला सौंदर्य प्रसाधन का साक्ष्य मिला। जो लेडीज वर्ग थी वहाँ पे, जो महिला थी, वो मेकअप करने के लिए या फिर अपने आप को सजाने के लिए जो स्त्रियां प्रयोग करती हैं आज के समय में, उन चीज़ों का साक्ष्य भी यहाँ से मिला। अब कौन कौन सी चीज़ें मिली थी, ठीक, वहाँ की जो महिलाएं थी किन किन चीज़ों को लगाती थी, उनमें क्या है, रंजन शलाका। अब यह क्या है, रंजन शलाका को कहा गया है लिपस्टिक, जो होठों में लगाई गई, ठीक, लगाई जाती है। उसके बाद एक काजल का साक्ष्य मिला है, जो आंखों में लगाया जाता था, जो महिलाएं लगाती थी। पाउडर तो आपको पता ही होगा जो लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा महिलाओं से संबंधित जो अपने आप को सजने संवरने के लिए जो वहाँ पे महिलाएं थी जो प्रयोग करती थी, उसमें लिपस्टिक या रंजनशाला का प्रयोग उन्होंने किया, काजल का प्रयोग किया और पाउडर। ये सारी चीजें अगर वहाँ पे मिली है तो आज के समय में भी यही सब चीजें महिलाएं प्रयोग करती हैं। ठीक, अर्थात ये जो परंपरा है काफी पुरानी है, ठीक, सजने संवरने की। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है कि चहुदड़ों से वक्राकार ईंटें मिली हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर इसे हम महत्वपूर्ण चीजें कह लें, ठीक, तो बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, किस पुरास्थल, किस सैंधव पुरास्थल से वक्राकार ईंट का साक्ष्य मिला है। तो आपका उत्तर होगा कि चहुदड़ों से वक्राकार ईंटों का साक्ष्य मिलता है। अब देखते हैं, यहाँ से वक्राकार ईंटें तो मिल गई, अब और क्या मिली है, यहाँ से स्याही और दवात का साक्ष्य मिला है। अर्थात अगर हम इसकी चर्चा करेंगे स्याही और दवात की, तो हम मान के चलेंगे कि वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था रही होगी, लोग लिखना पढ़ना
जानते रहे होंगे। ठीक, तभी जाकर के स्याही और दवात का प्रयोग वहां पे हुआ होगा। ठीक, अब यहाँ पे हमने देख लिया, फिर चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु हम देखेंगे, यहाँ पे मिला है तांबे का मत्स्य कांटा। जो मछली पकड़ने के लिए जो व्यक्ति कांटे का प्रयोग करते थे वह तांबे का बना है। ठीक, अब चलते हैं अगले पे, देखते हैं अगले बिंदु में क्या है कि यहाँ पे भाला फेंकते हुए अर्थात चौहदड़ों में भाला फेंकते हुए नर्तक पुरुष की खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है। चौहदड़ों से जब उसकी खुदाई हुई तो वहां पे एक नाचते हुए पुरुष की मूर्ति मिली है, जो कि खंडित है, टूटी हुई है। वह क्या कर रहा है, एक भाला फेंक रहा है। ठीक, अर्थात नाचते हुए वह भाले को फेंक रहा है। उसी का साक्ष्य यहाँ पे चौहदड़ों से मिला है। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या मिला है, अगले बिंदु मिला है कि मिट्टी की गाड़ी का मॉडल। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है कि मिट्टी की गाड़ी का मॉडल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो चौहदड़ों से मिला है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या। एक मॉडल में गाड़ीवान के हाथ में चाबुक दिखाया गया है, अर्थात जो मिट्टी का मॉडल यहाँ से मिला है, ठीक, उस पे जो गाड़ीवान है, जो गाड़ी को हाँक रहा है, वो अपने हाथ में एक चाबुक लिया है, डंडा लिया है, जिससे वह गाड़ी को हाँक रहा है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है कि वहां से जो मुहर मिली है चौहदड़ों से, उस पर 3 घड़ियालों 2 मछलियों का अंकन मिला है। चौहदड़ों से कुछ मुहरें मिली हैं, जिसमें एक मुहर पर उस क्या अंकन है, 3 घड़ियाल और 2 मछली का साक्ष्य मिला है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है कि चौहदड़ों से झूकर और झागर संस्कृत का अवशेष मिलता है। ठीक, चौहदड़ों से झूकर और झागर संस्कृत का अवशेष मिलता है। ये झूकर और झागर जो संस्कृत है, ये हड़प्पोत्तर काल की है, अर्थात हड़प्पा जो विकसित हड़प्पा थी उसके बाद के समय की ये संस्कृति है। ठीक, उसका साक्षात को चौहदड़ों से मिलता है। अब चलते अगले बिंदु पर। चौहदड़ों से खिलौना बनाने का कारखाना मिला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि खिलौना बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है, तो चौहदड़ों से मिला है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। तो चौहदड़ों से मिट्टी की पकी हुई नालियों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। बहुत महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में पूछा जाता है, पकी हुई मिट्टी से जो नालियां कहाँ से बनाई गई हैं, तो आपका उत्तर होगा चौहदड़ों से मिली हैं, या चौहदड़ों में बनाई गई है। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है कि चौहदड़ों से एक ईंट मिली है, एक ईंटा मिला है, उस पे क्या है, कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाया गया है। अर्थात हम कह सकते हैं चौहदड़ों से जो उत्खनन करता है उनको एक ईंट मिला है, जिस पर एक कुत्ता है जो किसी बिल्ली को दौड़ाए हुए है, अर्थात कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए उनके पैरों का जो साक्ष्य है, तो यहाँ से चौहदड़ों से मिला है। ठीक, अब देखते हैं कि चौहदड़ों से तांबे के 2 गाड़ियों के मॉडल का साक्ष्य मिला है। चौहदड़ों से तांबे का बना हुआ गाड़ी का मॉडल मिला है, प्रारूप मिला है। ठीक, तो हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण तथ्य थे जो यहाँ से उत्खनन के दौरान पुरातत्ववेत्ताओं को मिला है, उसकी चर्चा की। अब आपको ध्यान देना है, जितने हमने बिंदुओं को चर्चा की ये सब बहुत महत्वपूर्ण है,
आपको हर एक बिंदु पर आपको ध्यान देना है। आप पे 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन हम आशा करते हैं इसके इतर कुछ भी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। सारे तथ्य को हमने यहाँ पे रख दिया चौहदड़ों से संबंधित। अब चलते हैं जो दूसरा महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पे, वो है रोपड़। अब रोपड़ की चर्चा कर लेते हैं। जो रोपड़ पूरा स्थल है संधव काल से संबंधित, ये कहाँ पे स्थित है? यह पंजाब में स्थित है। अब इसका जो वर्तमान नाम है वह है रूपनगर। परीक्षा में पूछा जाता है कि रोपड़ का वर्तमान नाम क्या है। ठीक, तो रूपनगर हो गया। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछ लेता है कि रूपनगर का नाम क्या है। तो रोपड़ मतलब परीक्षा में पूछने का जो तरीका होगा, ठीक, थोड़ा अलग हो सकता है, उसका जो स्वरूप होगा थोड़ा बदल देंगे, लेकिन आपका उत्तर इसी में मिल जाएगा। ठीक, देखते हैं जो रोपड़ पूरा स्थल है यह पंजाब में, जो भारत का जो क्षेत्र पंजाब है उसमें है कि जो सतलुज नदी है इसके बाएं तट पर स्थित है। ध्यान दीजिए, जो रोपड़ पूरा स्थल है, जो भारत का जो पंजाब क्षेत्र है उसमें जो सतलुज नदी है इसके बाएं तट पर रोपड़ पूरा स्थल स्थित है। अब देखते हैं इसे खोजा किसने। तो 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने इसको खोजा। बीबी लाल महोदय ने, ब्रिज बिहारी लाल महोदय ने 1950 ईस्वी में रोपड़ की खोज की और आगे चल करके यज्ञदत्त शर्मा ने इसका उत्खनन कार्य किया। ठीक, अब चलते हैं, अब देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद सबसे पहले खोजा गया कौन सा स्थल है? तो आपका उत्तर होगा रोपड़। ठीक, अर्थात हम बात करेंगे कि भारत की आजादी के बाद खोजा गया या उत्खनन किया गया पहला स्थल कौन सा है, पूरा स्थल कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा रोपड़। जब यहाँ की खुदाई हो गई, अब यहाँ पे साक्ष्य क्या मिला है? यहाँ से साक्ष्य मिला है कि मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य मिला है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे खुदाई के दौरान रोपड़ से ये मालिक को दफनाया गया है, एक मनुष्य को दफनाया गया है जिसके साथ एक कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो शवाधान की व्यवस्था रही होगी, जो कब्र में दफनाने की व्यवस्था रही होगी, उसके साथ उसकी प्रिय वस्तुओं को भी दफनाने का प्रचलन रहा होगा, परंपरा रही होगी। तो यहीं पे है, मालिक के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य आपको रोपड़ से मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि रोपड़ से ही हड़प्पा काल से लेकर मध्य युग तक का साक्ष्य मिला है। मध्यकाल तक, जो हड़प्पा से लेकर मध्यकाल तक कुछ न कुछ साक्ष्य यहाँ से मिला है। अगर और हम बात करें तो रोपड़ से ही चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ सिक्के भी मिले। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ सिक्के अगर की बात की जाए कहाँ से मिला है, तो रोपड़ से मिला है। आपको हर एक बिंदु पर ध्यान देना है, सारे बिंदु महत्वपूर्ण हैं। ठीक, अब आपको आइए देखते हैं एक दूसरा पूरा स्थल है, वह है सुरकोटदा। सुरकोटदा पूरा स्थल की चर्चा हम कर लेते हैं। तो अगर इसकी स्थिति की बात करेंगे तो यह गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र जिला है वहां पे मिला है। ठीक, जब हम आपको मानचित्र के माध्यम से पहले समझा रहे थे, बता रहे थे, उसमें हमने आपको गुजरात के क्षेत्र में जो समुद्र का किनारा है, यहाँ पे हमने 2 क्षेत्रों की चर्चा की थी। उसमें आपका एक था कच्छ का क्षेत्र। ठीक, यही कच्छ का क्षेत्र है जहाँ पे सुरकोटदा नामक पूरा स्थल मिला है। ठीक, अब इस स्थल की खोज अगर बात करें इसकी हम 1964 ईस्वी में जगपत जोशी ने किया था। ठीक, सुरकोटदा जो पूरा स्थल है
उसकी खोज 1964 ईस्वी में जगपत जोशी महोदय ने किया था। जब इन्होंने यहाँ की खुदाई कर ली, तो जब खोज कर ली, तो यहाँ पे जो उन्हें साक्ष्य मिला है, अब देखते हैं साक्ष्य क्या क्या मिला है। यहाँ पे जो साक्ष्य मिला, एक कब्र को बड़े आकार के पत्थर से ढका गया था। यहाँ पे एक कब्र मिली है सुरकोटदा से, जिसे एक विशाल पत्थर से ऊपर से ढक दिया गया था। ठीक, अब देखते हैं कि जो यह कब्र मिली है, अभी तक ज्ञात सैंधव शव विसर्जन की परंपरा का सबसे नवीन प्रकार थी। अब तक हम लोगों ने देखा था, जितने हम लोगों ने चाहे हड़प्पा में देखा, चाहे चौधड़ों में देखा, चाहे कालीबंगा में देखा, कि जो तमाम प्रकार के हमने देखे थे, उसको शव को जो दफनाया गया कब्र में, तो मिट्टी से आराम से ढक दिया गया था। ठीक, जो उसमें रखना था उन्हें, उनसे संबंधित प्रिय चीजें उनकी रख करके उन्हें आराम से मिट्टी से ढक गया। लेकिन सुरकोटदा में जब वह शव को दफनाया गया कब्र में, तो दफनाने के बाद एक बड़ा सा पत्थर लिया गया और कब्र को उसी पे लगा के ढक दिया गया। ठीक, अर्थात यह एक नवीन प्रकार था। ठीक, नवीन प्रकार की व्यवस्था थी ढकने की। ठीक, अब देखते हैं खुदाई में और क्या मिला। यहाँ पे भेड़िया या घोड़े की हड्डियां का साक्ष्य मिला है। अर्थात हम बात करें सुरकोटदा नामक पुरास्थल से भेड़ियों और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य किस हड़प्पाई पुरास्थल से मिला है, तो आपका उत्तर होगा सुरकोटदा। आपका उत्तर क्या होगा? सुरकोटदा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि सुरकोटदा से कुल 4 कलश सवाधान का साक्ष्य मिला है। 4 कलश सवाधान का साक्ष्य आपको सुरकोटदा से मिला है। कल हमने आपको जब कालीबंगा हमने आपके समय चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने आपको जो सवाधान के 3 प्रकार थे उसकी चर्चा की थी और आपको बताया था कि सवाधान 3 प्रकार के थे जो वहाँ पे शव को दफनाया गया। एक पूर्ण सवाधान, एक आंशिक सवाधान और एक कलश सवाधान। उसी में एक है कलश सवाधान। कलश सवाधान में क्या था, जैसे किसी व्यक्ति को जब जला दिया जाता था, ठीक, जलाने के बाद जो उसका बाद में जब कुछ उसके जो जलाने के बाद बचता था, वही कलश में रख करके ले जा करके उसे दफना दिया जाता था। जैसे आज है, किसी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, जब उसे जलाया गया, तो जलाने के बाद एक कलश लिया जाता है जिसमें उससे संबंधित जो हड्डियां होती हैं उसे उसमें भर करके चाहे गंगा में विसर्जन कर दिया जाए या फिर कहीं और ले जा करके जहाँ लोग उचित समझते हैं उसको विसर्जित कर दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। वही है कि कलश में शव को रख करके उससे संबंधित जो थोड़ी मोड़ी चीजें मिलती हैं, बचती हैं, उसे दफनाया गया, तो वही है कलश सवाधान। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे जो सुरकोटदा है, यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आप जानते होंगे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? जहाँ पे कपड़े से संबंधित जो तमाम प्रकार के शॉपिंग मॉल होते हैं, वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे। उसका यहाँ पे साक्ष्य मिला, परीक्षा में पूछा जाता है। एंटीमनी की छड़ यहाँ से मिली है। ठीक, तराजू का एक पलड़ा मिला है, जो तराजू तौलने के लिए होता है, इसमें एक और बटखरा होता है, एक और बस सामान होता है, तौला जाता है, उसमें जो उसका पलड़ा होता है जिसमें सामान रखा जाता है, वही पलड़ा का तराजू का जो पलड़ा है उसका साक्ष्य सुरकोटदा से मिलता है। तो यहाँ से कुल्हड़ की प्राप्त हुई है। अब कुल्हड़ क्या है? जिसमें हम चाय पीते हैं, वही कुल्हड़ जिसमें पानी पिया जाता है। ठीक, इसी कुल्हड़ की प्राप्ति, अर्थात हम बात करें यहाँ पे जो बर्तन है उसे पका करके प्रयोग किया जाता था। ठीक, अब चलते आगे, अगले बिंदु में देखेंगे कि पत्थर की चिनाई वाले भवनों का साक्ष्य मिलता है। सुरकोटदा से
जो भवन बनाए गए हैं वहां पे वो पत्थर के बनाए गए हैं। ठीक, अर्थात पत्थर की चिनाई वाले भवनों का साक्ष्य सुरकोटदा से मिला है। ठीक, अब आते हैं अगले बिंदु पर। तो अगले बिंदु में क्या है कि यहाँ पे गोफन पत्थरों का ठीकरा मिला है। गोफन पत्थरों का ठीकरा मिला है जिस पर सैनिक का अंकन है। ठीक, जो गोफन नामक पत्थर है इसका एक जो साक्ष्य मिला है उस पर क्या है, एक सैनिक का अंकन मिला है। इससे पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुमान लगाया कि सुरकोटदा में जो वहां की व्यवस्था थी वहां पे अस्थाई सेना बनाने की परंपरा रही। ठीक, अर्थात अस्थाई सेना का प्रमाण कहां से मिला है, तो सुरकोटदा से मिला है। ठीक, अगले बिंदु में देखते हैं इसके दुर्ग क्षेत्र में, जो यहाँ पे दुर्ग क्षेत्र है, ठीक, यहाँ से 9 कमरों वाले भवन का साक्ष्य मिला है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे जो सुरकोटदा है, यहाँ पे जो दुर्ग क्षेत्र है, जो पश्चिमी टीला था जो हमने देखा था वहां पे, ठीक, जो दुर्ग क्षेत्र है यहाँ पे 9 कमरों का एक भवन मिला है। ठीक, लेकिन जब आगे चलते हैं नगर क्षेत्र में, जो सामान्य क्षेत्र था, वहां पे 4-5 कमरों वाले भवन का साक्ष्य मिला है। आपको ध्यान देना है, जो दुर्ग क्षेत्र है वहां पे 9 कमरों का एक भवन मिला है, लेकिन जो वहां पे सामान्य लोग रहने वाले थे वहां पे 4 या 5 कमरे बनाए गए थे जिसमें अपने लोग रहते थे। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में है यहाँ से सुरकोटदा से सफेद चित्रकारी से युक्त काली लाल रंग की एक नवीन मृद भांड परंपरा अस्तित्व में आई। अर्थात हम बात करें कि सुरकोटदा से सफेद चित्रकारी की गई काले लाल रंग की एक मिट्टी की बनाई जाने वाली अलग परंपरा की अस्तित्व सामने आया था। ठीक, यहाँ पे हमने सुरकोटदा की चर्चा की, जो महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पे मिली उसकी चर्चा हम लोगों ने की। उसके बाद अब चलते हैं, जो अगला पूरा स्थल है वह है बनावली। कौन सा पूरा स्थल है, बनावली। अब देखते हैं बनावली की स्थिति कहाँ पे है या स्थित कहाँ पे है। जो बनावली पूरा स्थल है हरियाणा राज्य में एक जिला है हिसार। हरियाणा में एक जिला है हिसार, वहां पे एक नदी बहती है रंगोई नदी। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे हरियाणा में जो हिसार जिला है वहां पे एक नदी बहती है रंगोई, उसी के तट पर बनावली नामक पूरा स्थल स्थित है। ठीक, अगर इसके उत्खनन की बात करें, इसका जो उत्खनन किया है आर.एस. बिष्ट महोदय ने किया है। आर.एस. बिष्ट महोदय ने बनावली नामक पूरा स्थल की उत्खनन कार्य किया है। ठीक, अब चलते हैं इसकी विशेषता, इसकी विशेष बातें क्या है यहाँ पे जो मिली है चीजें। ठीक, अब देखते हैं कि बनावली से सैंधव संस्कृति के तीनों स्तरों, चाहे हम प्राक स्तर की बात करें, चाहे विकसित स्तर की बात करें, चाहे उत्तर स्तर की बात करें, तीनों स्तरों का जो साक्ष्य है वो बनावली से मिला है। ठीक, अब चलते यहाँ पे देखते हैं जो तीनों स्तर का प्रतिनिधित्व करता है बनावली। यहाँ पे जो प्राक सैंधव स्थल है, प्राक सैंधव स्थल से नगर नियोजन का साक्ष्य मिलता है। जो हमने चर्चा की थी जब हम आपको समझा रहे थे शुरुआत में, अगर हमारी क्लास देखेंगे सैंधव सभ्यता से संबंधित, उसमें हमने आपको प्राक सैंधव से संबंधित जितने पूरा स्थल हैं उसकी चर्चा हमने की थी। ठीक, तो वहां पे हमने बताया था जो आपका बनावली है, कालीबंगा है, यह प्राक सैंधव से संबंधित स्थल है। तो यहाँ पे देखिए प्राक सैंधव जो चरण है वहां से नगर नियोजन का साक्ष्य मिला है। ठीक, अब जो इसका अंतिम चरण है
जो हड़पोत्तर जिसे कहेंगे, ठीक। तो वहां पे क्या मिला है, जो इसका तीसरा चरण होगा वहां से बड़ा संस्कृत का साक्ष्य मिलता है, ठीक। अब चलते हैं अगले बिंदु पर, और किसकी क्या विशेषता है, तो बनावली से पकी ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है कि पकी ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया, तो बनावली में किया गया। अब जो पकी ईंटें हैं उसे बनाने के लिए उसका प्रयोग करके कौन कौन सी चीजें बनाई गई, तो पकी ईंटों का प्रयोग करके यहाँ पे कुआं बनाया गया, स्नान क्षेत्र बनाया गया, अर्थात स्नान करने के लिए जो घर बनाए गए वो पकी ईंटों के बनाए गए, अर्थात। और देखिए, जल निकासी के लिए जो जल निकासी की नालियां बनाई गई थी, नालियों को बनाने में भी पकी ईंटों का प्रयोग किया गया, ठीक। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। अगले बिंदु में क्या है कि बनावली में संपूर्ण मुहरें केवल निचले नगर क्षेत्र से मिली हैं। अब आपको ध्यान देना है, परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा हड़प्पाई पुरा स्थल है, संधव कालीन पुरा स्थल है जिसमें जितने भी मोहरें मिली हैं वह केवल नगर क्षेत्र से मिली है या निचले क्षेत्र से मिली है, तो आपका है बनावली। अर्थात हम बात करें कि बनावली से जो निचला नगर क्षेत्र है वहीं से ही केवल मोहरों का साक्ष्य मिला है, ठीक। अब आते हैं यहाँ से उत्खनन के बाद कौन कौन सी चीजें मिली हैं, उसमें अगर हम देखें तो बनावली से मिट्टी का बना हुआ हल मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। परीक्षा में पूछा जाता है मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है, तो बनावली से मिला है। पत्थर का बटखरा मिला है, अर्थात बटखरा क्या है, तो जो वस्तुएं थी उसे तौलने के लिए, मापने के लिए पत्थर का बटखरा बनाया गया था, उसी से वस्तुओं को तौला जाता था, मापा जाता था। अब और क्या मिला यहाँ से, बनावली से आरा युक्त मिट्टी का पहिया मिला है। जो पहिए मिले हैं बनावली से वह मिट्टी का बना है और उसकी जो डिजाइनिंग है वो आरा युक्त है। तब जिस तरीके से आरा होता है, ठीक, उसमें धारीदारी होती है, ठीक, उसी तरीके से इसे बनाने के लिए आरा युक्त ढांचा का प्रयोग किया गया, ठीक। अब देखते हैं अगले बिंदु पर, तो बनावली से सड़कें नगर को तारांकिकी भागों में बांटती हैं। अब तारांकिकी क्या है, अर्थात स्टार शेप, जैसे स्टार होता है, जैसे अगर हम बात करें, ठीक, इस तरीके से जैसे स्टार होता है इसी तरीके से जो सड़कें बनाई गई थी, जो नगरों में सड़कें बनाई गई थी, तो इसी तारांकिकी के आधार पर था स्टार शेप में यह थी, ठीक। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। इसमें क्या है कि बनावली के एक बहुकक्षीय धनाढ्य व्यापारी का मकान मिला है। बनावली की जब खुदाई की गई वहां पे पुरातत्ववेत्ताओं ने देखा कि वहां पे एक धनाढ्य व्यापारी का घर मिला है जिसमें कई कमरे, ठीक, और उन कमरों में रसोई घर भी था, शौच घर भी था और धावन पात्र था, अर्थात किसी चीज को धोने के लिए, साफ सफाई के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो अगर हम फिर एक बार चर्चा कर लें तो बनावली के एक बहुकक्षीय धनाढ्य व्यापारी के मकान से रसोई घर, शौच घर, धावन घर मिले हैं, ठीक। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। यहाँ पे क्या है कि बनावली से एक जौहरी के मकान से सोना, कार्नेलियन पत्थर, लाजवर्ग पत्थर के मनके प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे जब खुदाई की गई तो बनावली से एक सुनार का घर मिला है, सुनार के मकान से सोना मिला है, कार्नेलियन जो काफी
महंगा पत्थर होता है उसका साक्ष्य मिला है, लाजवर्द पत्थर जो है उसका साक्ष्य मिला है। इन्हीं तमाम चीजों का प्रयोग करके मन के बनाए गए थे। ठीक, तो यहाँ इन सभी का साक्ष्य मिलता है। इन तमाम चीजों को, चाहे सोना की बात करें, कालेनियम पत्थर की बात करें, लाजवर्द की बात करें, ठीक, इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए, साक्ष्यों को देखते हुए जो पुरातत्ववेत्ता है, विद्वान है, उन्होंने बनावली को समृद्ध लोगों का शहर कहा है। अर्थात उन्होंने देखा और अनुमान लगाया कि जो बनावली क्षेत्र है यह अमीर लोगों का शहर रहा होगा, इसमें बड़े बड़े लोग रहे होंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले बिंदु पर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो बनावली से बहुत से घरों में, जो भी वहां पे घर मिले हैं, वहां से अग्निकुंड की प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक, तो बनावली के बहुत से घरों में अग्निकुंड की प्राप्त हुई है। तो साथियों, इसमें हमने जो 4 महत्वपूर्ण पुरास्थलों की चर्चा की, तो इसमें सारे जो कंटेंट इससे संबंधित थे, जो साक्ष्य मिले हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हमने आपको बताया। तो हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारा सहयोग करिए। अगर आप तक वीडियो हमारा पहुंचे तो इसे शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। आप कमेंट करके बताइए कि और हम क्या चीज़ें आपको आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। बस आपको एक काम करना है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको सारी क्लासेज बिना किसी पैसे की, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। जो प्रैक्टिस सेट होता है टॉपिक वाइज, वो भी आपको मिल जाएंगी। आप हमारा सहयोग करिए, हम आपको सारी क्लासेज फ्री में पढ़ा देंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी से संबंधित जो आपका सिलेबस है वो आप तक पहुंचता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।